नमस्कार मित्रों, साहित्य संधान 99 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर संदीप कुमार। हिंदी भाषा का उद्भव विकास से संबंधित जो चैप्टर था वो हमने पढ़ लिया। उसमें जितने प्रश्न बन सकते थे, जितना कुछ हो सकता था, सब प्रश्न क्लियर कर दिए। ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की परीक्षा यदि आप पास करना चाहते हैं तो ये वीडियोस और जो प्रश्न कराए गए वो आपको डेफिनेटली आने चाहिए, क्योंकि यही प्रश्न जो हैं वो आपको अन्य से आगे निकालेंगे। आज से हम शुरू करते हैं हिंदी भाषा का व्याकरण। व्याकरण की शुरुआत सबसे पहले वर्ण से होती है। एक तो मोटे तौर से आप देख लें कि 50% व्याकरण आपका आ जाएगा। कैसे कि आप इस तरह से देखें, सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? और वर्ण के कितने भेद होते हैं, ये याद रहना चाहिए। फिर वर्ण से मिलके क्या बनता है? शब्द। शब्द के कितने भेद होते हैं और वो शब्द किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने भेद होते हैं? इतना याद करने से तो आपका लगभग मान लो 40 से 50% व्याकरण कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद का जो शेष बचता है वो हम इसके आगे पढ़ेंगे। क्रम से आप ध्यान करते जाएं, अच्छे से गौर करते जाएं एक एक चीज़ पर, और फिर आपको लगेगा कुछ समय बाद कि आपका इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा कि आपका व्याकरण का प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। तो आज हम मित्रों पढ़ते हैं सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं। ये आपको आता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं और वाक्य की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ये प्रश्न कई बार आया है और लोग कंफ्यूज हो गए। भाषा जो हम बोलते हैं, भाषा किससे मिलके बना होता है? वर्ण, वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से भाषा। तो सबसे छोटा बिंदु क्या है? कोई भी चीज़ है वो किसी न किसी चीज़ से मिल के बनी होती है। हमारा शरीर है, कोशिकाओं से मिल के बना हो, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? कि एक कोशिका हुई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। मैं जैसे राम शब्द मैंने बोला है, तो ये हो गया एक शब्द। इसके हम अलग अलग टुकड़ों में करते हैं, तो कैसे करेंगे? रे, आ, मैं, ए। सबसे छोटे भाग का चयन करना जिससे मिलकर के भाषा बनी है। तो ये सबसे छोटा भाग है। इनसे मिलकर के क्या बना? ये वर्ण है, और वर्ण से मिलकर के क्या बना है? शब्द बना है। तो सबसे छोटा भाग क्या हुआ? ये चारों वर्ण है। इनको अलग अलग करने पर सब छोटे छोटे हो गए। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, मौखिक रूप से, और उस ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अब मैंने जैसे लिख दिया कै, ये वर्ण है मित्रों। भाषा की सबसे छोटी इकाई
मौखिक आधार पर ध्वनि होती है और ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है? वर्ण होता है। इसके साथ एक शर्त और भी होती है कि वर्ण हम उसी को कहेंगे जिसके खंड नहीं हो सकते हों, टुकड़े नहीं हो सकते। अब ये क है, दो लिखता हूं, एक तो ये वाला क है और एक ये वाला क है। ये वर्ण है, इसे क्या कहेंगे आप? इसके टुकड़े हो सकते हैं, इसमें क और ए, इसके दो टुकड़े कर दिए तो ये वर्ण नहीं, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इसमें सिर्फ क है, इसके खंड नहीं हो सकते, तो ये क्या है? वर्ण है। तो हम इसको क्या कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक आधार पर क्या होता है? ध्वनि होता है। और ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, जिसके खंड नहीं हो सकते, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। अब ये तो बड़ा सिंपल है, तीसरी क्लास का विद्यार्थी भी ये जानता है और रटा रटाया। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, जिसके खंड नहीं हो सकते, टुकड़े नहीं हो सकते। तो ये जो हलंत लगा हुआ है, ऐसे हलंत लगे हुए सभी वर्ण और समस्त स्वर वर्ण है। अब बात यह आती है कि वर्ण तो हमने जान लिया कि जिसके खंड नहीं हो सकते, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसका लिखित रूप वर्ण कहलाता है। फिर अक्षर क्या है? अक्षर किसे कहते हैं? ये समझने की जरूरत है। वर्ण और अक्षर। वर्ण के बारे में मैंने पढ़ लिया, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और ध्वनि का लिखित रूप या चिन्ह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जैसे के, ए, मैं। अब ये हलंत क्या होता है, इसको याद रखने का तरीका, जैसे ये मैं है, अभी इसमें क्या मौजूद है? ये मैं व्यंजन है। मैं में क्या मौजूद है? स्वर मौजूद है। कौन से वाला? ए मौजूद है। ये नीचे लाइन लगा देना क्या मतलब है कि इसमें से स्वर निकल गया, और ये स्वर निकला तो पीछे इसके चिन्ह बच गई। ये रास्ता है। जिसके नीचे ये हलंत लगा हो, ये तिरछी लाइन लगी हो, तो आप समझेंगे कि उसमें स्वर नहीं है। अक्षर का मतलब क्या होता है फिर? है और क्षर। क्षर का अर्थ होता है नाश, नष्ट होना, और ए का मतलब नहीं, जिसका नाश नहीं होता, जो नष्ट नहीं होता, उसको कहते हैं अक्षर। अब नाश कैसे? किस चीज का नाश? इसकी परिभाषा होगी जिसका उच्चारण श्वास की
एक ही आघात झोंके से हो जाए ये अक्षर की परिभाषा है। अक्षर किसी भी वर्ण का, शब्द का एक ही सांस, एक ही झोंके से सांस टूटना नहीं चाहिए। यदि हम उच्चारण कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। अक्षर यानी बोलते समय सांस नहीं टूटा है बीच में, तो वो अक्षर कहलाएगा। अब अक्षर कै और ये वाला कै और का, इन तीनों में अंतर देखिएगा। ये वर्ण है मित्रों, ये वर्ण की परिभाषा पर खरा उतरता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ध्वनि का लिखित रूप, और इसके खंड नहीं हो सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, इसके टुकड़े कर सकते। इसमें कै में से ए निकाल लिया और इधर, और इसमें कै और आ, टुकड़े हो गए। तो ये वर्ण नहीं है, तो इनको क्या कहा जाएगा? ये अक्षर है। कै बोलते समय सांस नहीं टूटता है बीच में, का बोलते समय भी बीच में सांस नहीं टूटता है। तो ये क्या है? अक्षर है ये, और ये क्या है? वर्ण है। तो अक्षर किसे कहते हैं और वर्ण किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक आधार पर ध्वनि होती है, और उस ध्वनि का लिखित रूप या चिन्ह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, जिसके खंड नहीं हो सकते। और अक्षर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण, ऐसे शब्द, ऐसे अक्षर व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण श्वास के एक ही आघात, एक ही झोंके से हो जाए, उसे अक्षर कहते हैं। यानी जिनको बोलते समय सांस टूटता नहीं हो बीच में और उच्चारण हो जाए, तो वो क्या कहलाएंगे? अक्षर कहलाएंगे। अब ये जो वर्ण है, आगे का जो व्याकरण है मित्रों, संधियां आप पढ़ेंगे, उपसर्ग प्रत्यय आप पढ़ेंगे, वो इस वर्ण पे टिकी हुई है। वर्ण वाला चैप्टर यदि आपने ठीक से समझ लिया, तो निश्चित रूप से आप संधि और समास में, आपको संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब अक्षर और वर्ण, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब इससे आगे चलते हैं कि वर्ण तो हमने पढ़ लिया, अक्षर भी हमने पढ़ लिया। अब वर्ण होते कितने हैं, ये प्रश्न आता है। हिंदी वर्णमाला, अब एक और चीज बता देता हूं आपको, जैसे कै और का, दो चीज लिखी है, इनका हम अलग अलग करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कै में कितने स्वर हैं? कै और ए, आपका उत्तर होगा इसमें एक स्वर है। कौन सा? ए। लेकिन यही मैं पूछता हूं कि इसमें कितने स्वर हैं? तो आप कहेंगे कि इसमें तो दो स्वर हैं, लेकिन ये गलत है। इसमें भी एक ही स्वर है। इसका नियम क्या है? ए, आ, ई, ये हमने पढ़ा। ए
का आ जो है ये दीर्घ रूप नहीं है, याद रहे। ई का बड़ी ई दीर्घ रूप नहीं है, ये स्वतंत्र इकाई होते हैं। यदि कै में आ डाल दिया जाए तो ये बन जाता है का। इसमें एक स्वर मौजूद है, ये आपका उत्तर होगा। इसमें कितने स्वर मौजूद हैं? एक। क्योंकि स्वर अपने आप में स्वतंत्र इकाई होता है, छोटे का बड़ा दीर्घ रूप नहीं होता, इसीलिए तो हम 11 लिख रहे हैं। अब इसमें यदि की छोटी की इसमें जोड़ दी गई है तो पूछा जाए कि इसमें कितना स्वर है? एक है, छोटी ई है। कभी भी दो नहीं आते। पहले वाला जैसे कै में हमने आ जोड़ा तो ए अपने आप हट गया, का जुड़ गया इसमें। और इसमें जब हमने ई जोड़ दिया तो का अपने आप हट गया, ई जुड़ गया, एक साथ में जुड़ा रहेगा। ये बात ध्यान में रखना। दूसरा ये है कि कोई भी शब्द होता है उसमें टुकड़े करना उसके। जैसे एक शब्द लिख देता हूं मैं, राम गया। अब इसमें से वर्ण अपने को अलग अलग करने, तो कैसे करेंगे? रे में क्या मौजूद है? हाँ। अब इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे मित्रों, ऐसा लिखते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। रे में क्या है? आ स्वर मौजूद है। हमने अलग कर लिया, रे में हलंत लगा दिया, रे का स्वर निकल करके आगे रख दिया। और फिर मैं का स्वर निकाल के हमने आगे रख दिया। फिर गए का स्वर निकाला और आगे रख दिया। और फिर ये का स्वर निकाला और आगे रख दिया। अब राम गया शब्द में कितने वर्ण हैं ये पूछा जाए तो आपका उत्तर होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यदि आप आ में 2 ए मान करके कर देते हैं, यदि आप 10 कर देते हैं इसमें तो बिल्कुल गलत होगा। फिर से देखें, 11 स्वर जो होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र इकाई होते हैं, ये दिमाग में डाल लें। बड़ा ऊ है, ये संधियों में जरूर काम आएंगे, लेकिन ये अपने मानस में बिठा लें कि इनके साथ जब प्रयुक्त होते हैं तो एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इस तरह से ये जो मैंने टुकड़े किए हैं इसके वर्ण बाहर निकाले, यही आगे चल करके संधि में काम आएंगे। अब आगे का जो प्रश्न है वो ये बनता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, इसमें कई प्रश्न बनेंगे। 1 नंबर तो ये, हमारा उत्तर होगा 44, ठीक है। दूसरा ये होगा कि उच्चारण के आधार पर तो उत्तर होगा 45। और तीसरा प्रश्न बनता है
लेखन के आधार पर और चौथा प्रश्न जो बड़ी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो उत्तर होगा 54। अब ये जो 4 प्रश्न हैं, इन 4 प्रश्नों के आधार पर हम इस पूरे वर्ण प्रकरण को समझेंगे। हिंदी वर्णमाला में जो वर्णमाला हम लिखते हैं क से लेकर के ग तक, और वर्णमाला में स्वर भी सम्मिलित होते हैं। 33 तो होते हैं व्यंजन और 11 होते हैं स्वर। ये हम काम में लेते हैं। व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? 33 होते हैं। और स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे 11 कैसे हुए। ये वर्ण के जब भेद पढ़ेंगे तो उसमें ये सब कुछ आएगा। स्वर कितने होते हैं, स्वर किसे कहते हैं, स्वर परंपरागत तौर पर कितने हैं और वर्तमान में कितने काम में ले रहे हैं। अब सोचेंगे आप अंग और ए, ये कहाँ गए? ये अयोगवाह होते हैं। अभी थोड़ी देर में इसके बारे में जिक्र करेंगे। अभी मोटे तौर से ये समझ लें तो काफ़ी हद तक आपको आसानी रहेगी। ये याद रखना है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 44 होते हैं। याद रहे। अब उच्चारण के आधार पर, उच्चारण जब हम करते हैं तो 10 स्वर, 33 व्यंजन और ढ कुल कितने हो गए? 45। 10 स्वर काम में लेते हैं, 33 व्यंजन काम में लेते हैं और 2 ढ इनको कहा जाता है उत्क्षिप्त। अब आप सोच रहे होंगे ढ तो 33 में आ चुका है, ढ भी आ चुका है। ऐसा है नहीं। ढ और ये ढ जिनके नीचे बिंदी लगी हुई है, ये कहीं भी क से लेकर के ग तक जो हम व्यंजन देखते हैं उसमें कहीं भी नहीं है। परंपरागत व्यंजनों में नहीं आते हैं। ये 2 अलग हैं। 33 के अतिरिक्त हैं ये मित्रों। 33 प्लस 2 35 और क्षेत्र 3 और जोड़ देते हैं तो कितने हो जाते हैं? 38। सॉरी, ये 38 कहाँ हो जाते हैं? 33 और 2, ये हो गए 35। क्षेत्र यदि जोड़ देते हैं 3 तो कितने हो गए? 38 और 2 ये ड और ढ। सॉरी 35 तो हम जोड़ चुके हैं। 33
33 और 2 और 3, इस तरह से 33 व्यंजन हो गए, 2 डेढ़ है जोड़ दिए, कितने हुए 35, और कुल कितने हो गए 38। यानी 36 वर्ण जो लिखते हैं कैसे गया तक हम, उसमें 2 और जोड़ने के बाद कितने हो जाते हैं 38 हो जाते हैं। जबकि व्यंजन वर्णमाला में कितने हैं 33 हैं। 3 को हम काउंट नहीं करते हैं, क्षेत्र ज्ञ को हम काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं कि वो मिलकर के बने हुए होते हैं, ऊपर वाले जो व्यंजन है उससे मिलके बने होते हैं। ये व्यंजन प्रकरण में हम चर्चा करेंगे, वर्ण के जब भेद पढ़ेंगे तब। अब एक बार इसको देख लें। अब प्रश्न ये आएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं 44। उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं 45। 10 स्वर, 33 व्यंजन और 2 डेढ़ है, ड़े और ढे उत्क्षिप्त व्यंजन। और लेखन के आधार पर जब हम लिखते हैं तब कितने हो जाते हैं, तब इसमें 13 स्वर, 36 व्यंजन, या फिर 33 कर दो एक बार, 33 व्यंजन हो गए, और 4 जो है वो संयुक्त अक्षर हो गए, संयुक्त अक्षर अब जोड़े, और 2 ड़े और ढे। कुल कितने हुए, ये हो गए 46, ये हो गए 50, और ये 2 मिलके हो गए 52। हम जब लिखते हैं तब 13 स्वर पूरे लिखते हैं, अंग और ए लिखते हैं। 33 व्यंजन लिखने में काम में लेते हैं। 4 संयुक्ताक्षर क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय काम में लेते हैं, और 2 ड़े और ढे बिंदी वाले ये काम में लेते हैं। तो लेखन के आधार पर कितने वर्ण हो गए 52। सीधा सीधा प्रश्न आता है, लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, ऑप्शन आ जाएंगे 52, 53, 54, 45। 52 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अब बात यह है कि हिंदी भाषा में कुल ध्वनियां कितनी हैं, जिसको हम मौखिक तौर पर कैसे भी काम में लेते हैं। तो इसको एक बार देखें आप। हम काम में लेते हैं मित्रों 11 स्वर, ठीक है, और 33 व्यंजन, 2 अयोग, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, कौन से वाले, अड़े और ढे बिंदी वाले, 2 अयोग वाह, अयोगवाह किसे कहते हैं, जो अयोग साथ न होते हुए भी साथ रहते हैं, इसको अलग से बताया जाएगा। यानी एक तो बिंदी जो होती है, बिंदी जिसको बोलते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। जैसे दुख शब्द लिखते समय हम बीच में 2 बिंदी लगाते हैं, है जैसा, आधे है जैसा उच्चारण होता है। एक हो गई आ ध्वनि, आ ध्वनि का मतलब क्या समझते हैं, अंग्रेजी भाषा से आयातित है। जैसे डॉक्टर शब्द लिखते हैं, ऑफिस शब्द लिखते हैं, तो इसके ऊपर ये आधे आ जैसा होता है इसका उच्चारण, तो इसको ये एक आ ध्वनि हो गई, और 5 फारसी ध्वनियां हो गई।
अब ये फारसी ध्वनियाँ कौन सी हैं? आप देखेंगे कुछ शब्द वर्णों के नीचे क, ख, ग, ज और फ बिंदी लगी मिलेगी। इस बिंदी को क्या बोलते हैं? नुक्ता। ये 5 ध्वनियां जो हैं ये फारसी से हिंदी में आयातित है। इनके नीचे बिंदी मिलेगी। जैसे गरीब शब्द लिखेंगे तो गए के नीचे बिंदी मिलेगी, और जहां बिंदी लगी हुई किसी भी वर्ण के नीचे मिले किसी शब्द में तो आप बेझिझक कह सकते हैं ये फारसी व्यंजन है, अरबी फारसी का व्यंजन है या अरबी फारसी का शब्द है। फना बिंदी निगी 5 के नीचे मिलेगी। तो अब इसको गिन लो, कितनी होगी? 44, 46, 48, 49 और 5 54। ये प्रश्न नेट की परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अब वर्ण से संबंधित जो हमने पढ़ा है उसमें कितने प्रश्न बनते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 44। उत्तर होगा 44। 33 व्यंजन और 11 स्वर होते हैं। उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? 45। लेखन के आधार पर 52। इन शब्दों के साथ ही जोड़ करके याद रख लेना। उच्चारण के आधार पर 45 और लेखन के आधार पर 52। और हिंदी भाषा में कुल ध्वनियां कितनी होती हैं? 54। ये 4 प्रश्न आपको याद रखना। अब हम देखते हैं एक एक प्रश्न को थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि इसमें ये अयोगवा क्या है, ड और ढ क्या है, और 33 ही व्यंजन क्यों कहे जाते हैं, 3 को क्यों नहीं कहा जाता। तो इसमें हम एक एक चीज नोट करते हैं। अब इतना पढ़ लेने के बाद इसमें जो जो चीज आपको अटपटी लगती है, 1 नंबर वाले में क्या लिखा है मैंने? अंग और ए। ये हो गया 1 नंबर समस्या। अब दूसरे वाले में जो है स्वर 10 और कभी 11 और कभी 13 आपको देखने को मिलेंगे। ये दूसरे वाले की प्रॉब्लम है। और ये ड और ढ क्या है? 3 नंबर हो गया ड और ढ बिंदी वाले, ठीक है। और तीसरा ये है 13 स्वर हमने देख लिए, 33 व्यंजन। 3 क्यों नहीं काउंट होते? उसका समाधान भी देखेंगे। और संयुक्ताक्षर 5 नंबर के संयुक्ताक्षर क्या है? और ध्वनियों में हम देखेंगे अयोगवा क्या है। अयोगवा तो यहां आ चुका है पहले। फारसी ध्वनि, इन 6 बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है और इनको अच्छे से समझना है। उसके बाद हमारी समस्या हल हो जाएगी। अब सबसे पहले ये देखें,
इनको क्या कहा जाता है? स्वर 11 ही हैं, लेकिन लिखते हैं 13। 13 में से 2 कम कर दिए हमने। कौन कौन से? और इन 2 को क्या कहा जाता है मित्रों? एक तो ये जो बिंदी सी लगी मिली है, और एक 2 बिंदी आगे हम लगाते हैं। ये जो बिंदी जिसे आप कहते हैं, इसका नाम होता है अनुस्वार, और एक जिसे चंद्र बिंदु कहा जाता है, उसका नाम होता है अनुनासिक। पहले तो ये अंतर देख लें। तीसरा है विसर्ग, 2 बिंदी लगाते हैं, इसको बोलते हैं विसर्ग। अब इनको अयोगवा क्यों कहा जाता है, पहले तो ये देख लें। अलग अलग करते हैं। ए योग वाह। ए का मतलब नहीं, योग का मतलब जुड़ा हुआ होना। जो जुड़ा हुआ नहीं है फिर भी वाह वहन होता है, साथ साथ चलता है। जैसे कै के अंदर मौजूद क्या बताया है, इसमें क्या है? ए मौजूद। ठीक है, अंदर घुसा हुआ दिखाई दे रहा है क्या अलग से? नहीं। इसके ऊपर हमने एक बिंदी लगा दी, अलग दिखाई दे रही है ना? तो ये क्या कहता है? ए योग। इसके अंदर जुड़ी हुई तो नहीं है, लेकिन फिर भी साथ में है, इसलिए इसको कहा जाता है ए योग वाह। जो साथ में जुड़ी हुई नहीं है फिर भी साथ चल रही है, तो उसको कहते हैं मित्रों अयोग वाह। अब ये जो विसर्ग है, दुख शब्द हम लिखते हैं, दुख संस्कृत से आया हुआ है। ये उन्हीं शब्दों में मिलेगा जो तत्सम शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं। अब दुख शब्द बोलते हैं, एक तो सीधा इनको हटा करके हम बोलते हैं तो होगा दुख, और इसमें आधे है का उच्चारण आएगा दुख, तो ये है विसर्ग। अब आप समझ गए होंगे कि अयोगवा क्या है। ये तीनों अयोगवा हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे होता है। कंगना, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। ये 2 लिखे हैं मैंने, इन पर दोनों पे अलग अलग आई है, और जो ही इनका प्रयोग होता है अर्थ बदल जाता है। ये जो चिन्ह है और एक ये वाला जो चिन्ह है, जिसको हम चांद और बिंदी यानी चंद्रबिंदु कहते हैं, और इसको बिंदु कहते हैं। बिंदी जिसे कहते हो आप, उसका नाम तो है अनुस्वार, और ये है अनुनासिक। अब ये जो चिन्ह बने हुए हैं, इस पे थोड़ा गौर कर लें आप। जो हमारी नाक होती है, ये तो 2 नाक के चिन्ह हो गए, और ये हो गया मुंह का चिन्ह। ध्यान से देखना, किसी भी शब्द का उच्चारण करते समय केवल नाक से सांस निकलता हो तो उस पर नाक वाला चिन्ह लगा दें, और किसी पर मुंह और नाक दोनों से सांस निकलता हो तो उस पर मुंह और नाक दोनों वाला चिन्ह लगा दें। अब बोल के देखेंगे। अब
अंगना शब्द बोल के देखें आप, अंगना मुंह से नहीं निकल रहा है। हंस शब्द लिखें और बोले, हंस नाक और मुंह दोनों से निकल रही है। तो जो प्राण वायु है, उच्चारण करते समय नाक से और मुंह दोनों से हवा निकले, जांच कर सकते हैं आप। हंस बोल के देखें आप, हंस मुंह से भी निकली और नाक से भी निकली है, तो दोनों के चिन्ह लगा दें, मुंह वाला भी और नाक वाला भी। और यदि नाक से निकली है, मुंह से नहीं निकली, अंगना बोल के देख लें आप, तो सिर्फ नाक वाला चिन्ह लगा दें, यानी अनुस्वार का, अनुनासिक का चिन्ह लगा दें। अनुस्वार, ये अनुनासिक। अब इनका प्रयोग करते समय ध्यान रहे, अर्थ बदल जाता है। ऊपर वाले पे हमने लगाया है अनुनास, अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब होता है लगाते ही इसका अर्थ हुआ है स्त्री, और अनुनासिक लगाते ही इसका अर्थ हो गया आंगन, घर का आंगन। इतना इसमें अंतर होता है। अब मैं सोचता हूं कि आप अयोगवाह के बारे में समझ गए होंगे, वो 1 नंबर वाला अयोगवाह क्या होता है, जो जिसका योग नहीं होने पर भी जो साथ चलता है। और अयोगवाह कौन कौन से हैं? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, इन तीनों को कहा जाता है अयोगवाह। इन दोनों को एक साथ ही काउंट किया जाता है, इसलिए अयोगवाह संख्या में माने जाते हैं 2, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग। नाक से संबंध है, दोनों का ही एक में काउंट होते हैं। अयोगवाह आप समझ गए, बड़ा सरल है, तीसरी क्लास से शुरू हो जाता है, लेकिन हम बहुत देरी से पढ़ते हैं। अब दूसरे वाला हम पढ़ते हैं मित्रों। ये स्वर वाला मामला क्या है कि इसमें कभी कुछ ही बताया जाता है, कभी 13 स्वर बता दिए जाते हैं, कभी कितने ही बता दिए जाते हैं। ये देखते हैं 10 कैसे हुए, मौखिक आधार पर 10 कैसे हुए, परंपरागत आधार पर 13 कैसे हुए। आपका यदि पूछा जाए आपसे स्वर संख्या में कितने होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 11 स्वर होते हैं। फिर प्रश्न किया जाए कि स्वर तो 13 होते हैं परंपरागत तौर से, ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, है। तो इन 2 को भी गिनते हैं तो ये हो जाते हैं 13, लेकिन हमने उत्तर क्या दिया है? 11 होते हैं स्वर। तो क्यों? क्योंकि इस 2 को हटा दिया गया है। क्यों हटाते हैं हम? क्योंकि ए ऑलरेडी आ चुका है। बचता क्या है? अनुस्वार और विसर्ग, 2 बचते हैं। ए पहले आ चुका है, इसलिए दोबारा गिनती नहीं हो सकती। इसलिए स्वर संख्या में हुए 11। एक बच कौन सा गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर बचा क्या है? री। री जो वर्ण है, ये स्वर है, इसको अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि हम मौखिक आधार पर जब कहेंगे कि स्वर 10 होते हैं, तब ये गड़बड़ करता है। री को क्यों नहीं काउंट किया? मौखिक आधार पर जब हम बोलते हैं तो इस री को हम इस तरह से बोलते हैं। तो मौखिक आधार पर जब हम बोलते हैं, जैसे रिछपाल या ऋषि, तो ऋषि शब्द जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे और बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे। तो मौखिक आधार पर हमने इसका प्रयोग नहीं किया।
इस री का प्रयोग करते हैं बोलते समय। इसलिए स्वर कितने माने गए? मौखिक आधार पर बोलते समय हम री का प्रयोग नहीं करते हैं, इसी री से काम चला लेते हैं। इसलिए मौखिक आधार पर कितने हुए? 10 हुए। और परंपरागत संस्कृत काल से कितने चले आ रहे हैं? 13 स्वर। ये 3 बातें इसमें हो गई। लेखन के आधार पर हम काम में लेते हैं 11। परंपरागत रूप से स्वर कितने हैं? 13। और मौखिक आधार पर काम में लेते हैं 10। तो ये मामला उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब ये ड़ और ढ वाला मसला क्या है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। मित्रों, क आपने पढ़ा है क, ख, ग, घ और ड़। लिखा हुआ भी मिलेगा आपको, बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा, छोटी किताबें आती हैं उनमें लिखता। यहाँ ड़ होता ही नहीं। आपसे कहा जाए छोटी छोटी जो ये इंटरव्यू वगैरह होते हैं उसमें ये पूछ लिए जाते हैं। मुझसे एक बार पूछा गया था कि कैसे कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, ड़ खाली क्यों? आप बता दीजिए ड़ खाली क्यों है? क्योंकि ड़ बोलने में बड़ा कठिन है। ड़ से कोई शब्द शुरू हुआ ही नहीं, क्योंकि हम मुख शुक को ध्यान में रखते हैं। ड़ से बोलना बहुत कठिन होता है, इसलिए कोई शब्द शुरू हुआ ही नहीं, इसलिए ड़ खाली पड़ा। अब बात हम क्या कर रहे हैं? यदि आप बोलते हैं क ख ग घ ड़, तो बिल्कुल ही गलत बोलेंगे। बहुत बार पूछा जाता है कि क ख ग वाली लाइन बोलना, तो आप बोलेंगे ड़। ये बोली जाएगी क ख ग घ न, क्योंकि 5 जो हैं नासिक के व्यंजन हैं। ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब फ म नाक से बोले जाते हैं। पंचम वर्ण नासिक के होता है। तो आगे से आप पढ़ेंगे क, ख, ग, घ और न की ड़, ये होता है। अब फिर ड़ कहां से आया? कैसे लेकर और गे तक कुल हो गए 36 व्यंजन। इनमें कहीं भी न तो ड़ आता है, ड़ बिंदी जिसके नीचे लगी हुई है, और न ढ आता है। जो ट ठ ड ढ ण वाली लाइन है उसमें जो ढ आता है उसके नीचे बिंदी नहीं मिलेगी। तो ये अलग है। जितने 36 अक्षर हैं उनमें कहीं नहीं है, ये अलग है। इनको बोलते हैं उत्क्षिप्त, यानी जब बोलते समय उत्क्षिप्त जीभ ऊपर उठती है और झटके से नीचे पड़ती है, इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। तो ये जो 2 हैं ये कहीं भी आप काउंट नहीं करें। ये कैसे लेकर गे तक कहीं भी नहीं है, ये अतिरिक्त है, संस्कृत में नहीं है। अब ये इनको उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से आप जानेंगे। अब व्यंजन मित्रों 33 ही क्यों हैं? 36 क्यों नहीं काउंट करते? क्ष, च और के, इनको व्यंजन में क्यों नहीं काउंट करते? यदि इनको व्यंजन में काउंट करते हैं तो 36 हो जाते हैं। सीधा सा प्रश्न आता है, व्यंजन कितने होते हैं संख्या में? 33 ही होते हैं व्यंजन। इनको इसलिए काउंट नहीं करते कि ये ऊपर वाले जो 33 व्यंजन हैं उन 33 व्यंजनों में से ही मिल मिल के बने। अब क्षय जो है ये आधा क और षटकोण वाला स, इससे बनता है क्षय। अब इसका उच्चारण आप करके देखें, आधा क बोले, षटकोण मूर्धन्य स बोले, क्षय, सही उच्चारण आएगा।
और ये तय त्रय जो है ये आधा तय और रे, इस तरह से बना हुआ है। ये तो बड़ा सिंपल सा है, जैसे स्रोत शब्द लिखते हैं तो नीचे रे लगाते हैं, ठीक ऐसे ही तय लिख करके नीचे वाला रे लगा दिया गया। ये क्या बन गया? त्रय बन गया। और ये जो है ये जय आधा और ये इससे बन गया है ये। अब आप कहेंगे कि इसको तो इसका उच्चारण क्या होता है? जय और ये को बोलते हैं तो उच्चारण क्या होता है? जे। तो संस्कृत भाषा बोलने वाले आज भी जे ही बोलते हैं इसको। ये जो रामदेव सन्यासी हैं ये कभी भी बोलेंगे विज्ञान नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे विज्ञान, ज्ञानी। लेकिन इसका उच्चारण हम कैसे करने लग गए? गे का उच्चारण करने लग गए, गे। तो ये मित्रों ऊपर आप देखें कि कै भी ऊपर आ चुका है, स भी आ चुका है, तय भी और रे भी आ चुका है, जय भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। ये तो सारे ऊपर आ गए, तो फिर दूसरी बार किस लिए गिनने? इसलिए इन तीनों को काउंट नहीं किया जाता, व्यंजन 33 ही माने जाते हैं। अब संयुक्ताक्षर, इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त अक्षर। ऊपर भी नाम लिखा था मैंने। संयुक्त का मतलब जुड़ना, जो दो दो मिल करके संयुक्त होकर के जो सामने आए हैं, इसलिए इनको कहा जाता है संयुक्ताक्षर। अब संयुक्ताक्षर 4 कई जगह आपको मिलेगा। संयुक्ताक्षर संख्या में कितने होते हैं? 4। तो मित्रों ये जो श्रेय है इसको वर्तमान में संयुक्ताक्षर मानने लग गए। एक्चुअल में ये है क्या? जैसे इसको भी फिर संयुक्ताक्षर मान ले, ये भी तो ऐसे ही है। स के नीचे क्या लगा हुआ? रे लगा हुआ। इसकी स्थिति असल में ये है, आधा स और पूरा रे। लेकिन क्या हुआ कि इस स के नीचे ये जो रे है ये मिल जाता है, इसलिए स को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखने लग गए ताकि ये इस लाइन से मिले नहीं, गलत नहीं हो जाए। और फिर इसको लिखते लिखते और टेढ़ा कर दिया और इसको ऐसे लिखने लग गए, और फिर इसको ऐसे लिखने लग गए। इसका जो सिर है स का वो ऐसे देखें आप, ये श्रेय बन गए। इनको कहा जाता है संयुक्त अक्षर, क्योंकि स और रे से क्या बना है? श्रेय। कै और श से ख, तय और रे से त्रय, जय और ये से गे, जे। इसलिए इनको कहा जाता है संयुक्त अक्षर। तो 4 हो गए संयुक्ताक्षर। अब आगे एक और बचा है, ये फारसी ध्वनियां क्या है? एक तो कै, ख, गे, घे और ङ हमने लिखा, और फिर से, छे, जे, झे और ये, छे, छे, जे, झे, ये। और फिर एक आता है पे, फे, बे, भे और में। कितने व्यंजन है? ये 5 हैं। और मैंने आपको क्या बताया था पहले कि ये जो 5 हैं जिनके नीचे बिंदी लगी हुई है, घ नहीं है, इनमें और उनमें अंतर क्या है? जिस प्रकार मैंने आपको बताया था ढ और ढ वर्णमाला में सम्मिलित नहीं है, भार हैं, ठीक उसी प्रकार ये बिंदी वाले 5 व्यंजन जो हैं ये वर्णमाला में नहीं है। ये कै अलग है,
ये ख अलग है, ये ग अलग है, वो अलग है, और ये फ अलग है, ये ज वो अलग है, और ये अलग है। ये फारसी ध्वनियां हैं। ये नीचे जो बिंदी लगी हुई है, इस बिंदी को बोलते हैं नुक्ता, और इनका उच्चारण जो है वो आधे की तरह होता है। आधे मतलब जैसे क हम बोलते हैं और एक हलंत वाले क को बोलते हैं, तो क पे बोलते हैं हम पूरा जोड़ देते हैं क, और हलंत वाला है उसको बोलते हैं आधा जोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें स्वर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे उसको, क। तो ये जो नुक्ता लगा हुआ है फारसी 5 ध्वनियों की, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रयोग किया था हिंदी में, इनका उच्चारण भी आधा ही होता है। तो जो भी फारसी शब्द होते हैं अरबी फारसी के, उनमें ये व्यंजन कम में लिए जाएंगे, हिंदी में कम में लिए जाते हैं। तो मित्रों, ये जो चीज है, ये वर्ण समझने के समय, वर्ण समझते समय इन चीजों की जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है। अब ये तो रही वर्ण की बात। इसके बाद हमें पढ़ना है वर्ण किसे कहते हैं, ये सब। अब वर्ण के भेद कितने होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2। स्वर और व्यंजन। जैसे वर्ण छोटा सा दिख रहा था ना आपको, वर्ण किसे कहते हैं और आपने याद कर लिया, छोटी सी परिभाषा याद कर ली और आपने मान लिया हमें वर्ण के बारे में जानकारी है, लेकिन काफी समय लग गया। स्वर और व्यंजन, ये तो पढ़ना आसान है कि स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। जब इनके भेद पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप नया पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बार क्या, ज्यादातर प्रश्न वहीं से उठाए जाते हैं। स्वर के भेद कितने होते हैं तो आप क्या बताएंगे, 3 भेद होते हैं। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि कितने कौन कौन से भेद है, तो आप कहेंगे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये सिर्फ एक भेद है। 3-4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं इसमें। जीभ के आधार पर स्वर के भेद, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद, और उसमें फिर छोटे छोटे वहां से प्रश्न उठाए जाते हैं। व्यंजन की सूची भी 4 भागों में बटी हुई है, वहां से प्रश्न उठाए जाते हैं। अब सीधा सीधा आपसे मैं पूछ लूं कि संवृत स्वर कौन सा है, ये प्रश्न आ गया। इसमें न तो आपका ह्रस्व आया है, न दीर्घ आया है, न प्लुत आया है। व्यंजन के बारे में आपसे सीधा सीधा मैं एक प्रश्न पूछ लूं, लुंठित व्यंजन कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? गड़बड़ हो जाए, लेकिन जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो इससे हट करके आ सकता है। तो मित्रों, नेक्स्ट क्लास में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और अपलोड करने में बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए शेष जो है वो नेक्स्ट क्लास में। ये जो PDF है मित्रों, एक आपको बता दूं, एकदम क्लियर, देखते जाइएगा। जितना कुछ आपको बता रहा हूं सारा का सारा यहाँ उपलब्ध रहेगा। ये भेद, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं हो सकता जो इसके अतिरिक्त बन सकता हो।
हर चीज़ को ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और इसके लिए यदि आप PDF के रूप में इसको लेना चाहें तो ये बुक संधान हिंदी व्याकरण, राइटर डॉक्टर संदीप दुआ, ये 576 पेज की बुक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज़ उससे बेहतर लिखी हुई है इसमें। अमेजोन पर उपलब्ध है। जल्द ही ये शेखावाटी के जो बुक स्टोर हैं, चूरू, सिक्का, जयपुर, पिलानी, तारानगर और राजगढ़ में ये उपलब्ध रहेगी। जो दूर दराज के परीक्षार्थी हैं वो अमेजोन से इस पुस्तक को ले लें, संधान हिंदी व्याकरण। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। कल आगे के जो वर्ण के भेद हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। धन्यवाद।